नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 15 जो हम पढ़ रहे थे आर्थिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। तो उसमें हमारा जो मुद्दा चल रहा था पेज नंबर 122 पर आओ बच्चों। उसमें 9वां पॉइंट चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वरूप। जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में हमने जो चर्चा की बच्चों, तो उसमें विकासशील देश और विकसित देशों में विकासशील देशों के जो लक्षणों की बात कर रहे थे, उसमें हमारा मुद्दा चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वरूप के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। विकसित देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढांचा अलग अलग पाया जाता है। ये देश मुख्यतः कृषि उत्पादन और बगीचों की उपज और कच्ची धातुओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो विकासशील देश है बच्चों, उनमें विदेशी व्यापार का ढांचा क्या होता है, अलग अलग होता है। ज़्यादातर मुख्यतः कृषि उत्पादन और बगीचों की उपज और कच्ची धातु पर निर्यात करते हैं। यानी जो विकासशील देश होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, बड़े उद्योगों के लिए कच्ची धातु सामग्री देते हैं, कृषि से संबंधित संसाधन देते हैं, बगीचों के संबंधित चीज वस्तुओं को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। इस प्रकार निर्यात की मांग कम होती है और भाव नीचा होता है, जिससे निर्यात आय कम होती है, और जबकि आयात औद्योगिक उपज और यंत्र सामग्री होता है। इन वस्तुओं के भाव अधिक होने से आयात पीछे खर्च अधिक होता है, और इस प्रकार विकासशील देशों में विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने से देश को विदेशी कर्ज बढ़ता है। मतलब ज़्यादा से बेहतर से ज़्यादा मंगवाना पड़ता है बच्चों, विदेश से ज़्यादातर चीज़ मंगवानी पड़ती है और ज़्यादातर चीज़ें जाती नहीं है। तो इस कारण विकासशील देशों पर कर्ज क्या होता है, ज़्यादातर बढ़ जाता है। इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय में क्या होती है बच्चों, घटाव सा देखने को मिलता है। इस प्रकार विकासशील देशों में मुख्यतः ऊपर दिए गए लक्षण पाए जाते हैं। भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में भारत लागू पड़ते हैं, भारत पर लागू पड़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों के बारे में। आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों के, जैसे कि भारतीय अर्थतंत्र का परिचय प्राप्त करने से पहले हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से जाने वाली प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति होती है। जो भी हम आय प्राप्त करते हैं, तो आय प्राप्त करने के लिए हम जो खर्च करते हैं, जिस उद्देश्य से खर्च करते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति होती है। उदाहरण किसान, कारागिर, व्यापारी, शिक्षक आदि प्रवृत्ति। सीधी सी बात है बच्चों, आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जो कोई भी कार्य आय से संबंधित हो, जो कोई भी कार्य आय यानी इनकम यानी रुपये से संबंधित होने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जिसमें मुख्य उद्देश्य आय प्राप्त करना हो, उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अनार्थिक प्रवृत्ति यानी बच्चों जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना न हो, तो उस प्रवृत्ति को अनार्थिक प्रवृत्ति करते हैं। जो आय से जुड़ा हुआ न हो, जो रुपये से जुड़ा हुआ संबंध से व्यापारी संबंध न हो, उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कि बच्चों माता अपने बालों को देखभाल करती है, तो उसका कोई स्वार्थ होता है? नहीं जी, नहीं। क्या उसे पैसे मिलने वाले हैं? नहीं। तो ये अनार्थिक प्रवृत्ति है। व्यक्ति समाज सेवा में कार्य करे, अनार्थिक प्रवृत्ति। जो कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए भोजन देता है या पानी देता है या कपड़ा देता है, कोई भी चीज़ है, समाज सेवा के लिए जो कोई भी कार्य होता है बच्चों, अनार्थिक प्रवृत्ति होती है। उसमें उसका कोई भी हित नहीं होता, खास करके रुपये प्राप्त करने का। अब बात करते हैं कि बच्चों भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा संबंधित। अर्थतंत्र में होने वाली विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्ति विविध व्यवसाय को 3 मुख्य विभागों में बांटा गया है। देखो बच्चों, अब आर्थिक प्रवृत्ति को मुख्य 3 विभागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा माध्यमिक क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। याद रखना, भारतीय अर्थतंत्र का चार्टर 3 है, प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा। आर्थिक प्रवृत्ति से इस वर्गीकरण की व्यवसाय को ढांचे के रूप में पहचाना जाता है। इन 3 विभागों में समावेश होता है। प्रवृत्तियों की चर्चा निम्नानुसार करते हैं बच्चों। ठीक है, पहले बात करेंगे हम प्राथमिक प्रवृत्ति के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र अर्थतंत्र इस विभाग में कृषि तथा कृषि के साथ संलग्न प्रवृत्ति जैसे कि पशुपालन, पशु संवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी बतख पालन, जंगल, कच्ची धातु की खुदाई आदि प्रवृत्ति को प्राथमिक प्रवृत्ति कहते हैं। याद रखना बच्चों कि जो विभाग कृषि के साथ संबंधित हो, जो विभाग कृषि के साथ संबंधित हो, वो प्राथमिक होता है।
कृषि में क्या होता है, पशुपालन होता है, खेती होती है, पशु संवर्धन होता है, मत्स्य उद्योग यानी मछली का, मुर्गी बतख, आपको पता ही ये भी, जंगल में कच्ची धातु की खुदाई प्रवृत्ति आदि क्या होती है, प्राथमिक प्रवृत्ति से जुड़ी जाती है बच्चों, बराबर। माध्यमिक क्षेत्र, इस विभाग को छोटे बड़े आधारभूत उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति आदि प्रवृत्तियों के साथ समावेश किया जाता है। ये विभाग उद्योग के रूप में भी पहचाना जाते हैं। माध्यमिक विभाग को बात करें तो सीधा बात है बच्चों, इस विभाग को क्या कहते हैं, उद्योग विभाग, बराबर, जिसमें पेन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों के उत्पादन का समावेश होता है। कोई भी छोटा मोटा जो बिजनेस होता है बच्चों, माध्यमिक क्षेत्र में पाया जाता है। माध्यमिक क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से समझा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों पशुपालन संबंधित, खेती संबंधित, कच्ची धातु की खुदाई, मुर्गी बतख पालन, मत्स्य उद्योग के आदि क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र होता है। और माध्यमिक क्षेत्र की भी बात की तो जैसे कि कोई भी उद्योग छोटे बड़े जो होते हैं वो माध्यमिक क्षेत्र में होता है। अब बात करते हैं बच्चों सेवा क्षेत्र। इस विभाग में अनेक सेवाओं का समावेश होता है। ऐसी सेवाओं में व्यापार, संचार, वायु तथा समुद्री मार्गों, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा बीमा कंपनियां, परिवहन, मनोरंजन आदि कार्यों का समावेश इस क्षेत्र में होता है। सामान्य रूप से विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। रोजगारी तथा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का मुख्यत्व माध्यमिक सेवा क्षेत्र में सापेक्षता घटता जाता है और उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जाती है। तो याद रखना बच्चों, सेवा क्षेत्र में क्या होता है, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा कंपनी, परिवहन, मनोरंजन, व्यापार, संचार, वायु आदि चीज़ें सेवा क्षेत्र में जोड़ी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को मतलब देश का जो विकसित देशों में जो प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक होता है, याद रखना विकसित देशों में सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट होता है, प्राथमिक क्षेत्र। रोजगारी, राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा होता है, ये याद रखना। विकसित देशों में इन तीनों क्षेत्रों में कब से सबसे अधिक किसका हिस्सा होता है, तो प्राथमिक का, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसका प्रमाण होता जरूर है लेकिन कम होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने जैसी स्थिति में होता है बच्चों। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा अभी बच्चों, वो भारतीय अर्थतंत्र के ढांचे के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की, माध्यमिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की और सेवा क्षेत्र के बारे में चर्चा की। और विकासशील देशों में सबसे अधिक जो हिस्सा होता है प्राथमिक क्षेत्र का होता है और माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बहुत काफ़ी कम होता है बच्चों। चलो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।